तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस का नाम लाइफ प्रोसेसेस है, इसके पार्ट सेकंड को क्लियर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, एंड उस प्रोसेस में से हम लोगों ने न्यूट्रिशन को पढ़ा था। प्लांट में भी न्यूट्रिशन और एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन, ये सब टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस है। जिस लाइफ प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है बींग्स में होता है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस है तो हर लिविंग बींग्स में होगा। अब इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है? इस प्रोसेस में, इसके पहले वाले प्रोसेस जो न्यूट्रिशन था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था? फूड को इनहेल करा था, डाइजेस्ट किया था। अब जो वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। अब एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है, उस फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके, यही कहलाती है रेस्पिरेशन। तो आप रेस्पिरेशन का कॉमन डिफिनेशन देखेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम किसी भी फूड को ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी बना रहे हैं तो वो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा फूड होगा, डाइजेस्टेड फूड होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेस्ट हो गया था और हमारे ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारे एक सेल तक, हमारे सारे सेल्स तक पहुंचा दिया गया था। ये हम एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सेल है। यहाँ पे अब ये डाइजेस्टेड फूड आ गया है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पे आ गया है। अब हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, ये दो दो टाइप्स का होता है। ये जो प्रोसेस रेस्पिरेशन है, ये तो चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन के अब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे बोलेंगे एयरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे एयरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारा हो गया टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस में ही, चाहे वो एयरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, हमें बनाना एनर्जी ही है, एनर्जी ही बनाना है। लेकिन चाहे तो अलग अलग पाथवे यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हम लोगों में क्या रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम होता है जो कि इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें कुछ बहुत ही स्मॉल ग्रुप सेल होंगी जो कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ना है मेनली अपने बारे में, और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जानना है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन कोई भी हो, हमें बनाना एनर्जी है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आया है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है। अब सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है? तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम सिक्स टाइम प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन के सिक्स एटम प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्लूकोज है, इसमें भी सिक्स कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है, ये हमारे सेल में इंटर करता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये इंटर करता है। ये हमारा पार्ट साइटोप्लाज्म का है, ये न्यूक्लियस है। और भी ऑर्गेनल्स होंगे, सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे हम लोग इस ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे और बनाएंगे पाइरुवेट। पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट क्या है? ये सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल था, इसको ब्रेक करें तो बना पाइरुवेट और एनर्जी। जैसे जैसे ब्रेक करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी एनर्जी बनती जाएगी। अब ये पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट हमारा थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। ये सिक्स था, इसको तोड़े थ्री में आया, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी बन गई। अब पाइरुवेट दोनों ही रेस्पिरेशन में बनता है, चाहे वो एयरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे कोई टाइप रेस्पिरेशन हो। इसमें ये कॉमन प्रोसेस है जो कि हमारा पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये होता है।
ये प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद कंडीशनल कंडीशनल प्रोसेस होती है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है यानी एयरोबिक रेस्पिरेशन है तो दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। अगर एनारोबिक है दूसरा रिएक्शन होगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी है मतलब कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में, तो वहां पे दूसरा प्रोसेस होगा। तो आपको एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बता दिया पहले से। यहाँ पर हमें इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके क्या बना रहे हैं, पायरुवेट। पायरुवेट भी क्या है, मैंने आपको बता दिया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुवेट के साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी बन रही है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी बन गई। अब इस पायरुवेट को 3 वे में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया सो लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे होता है फर्मेंटेशन। एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन यानी कि ईस्ट में जब रेस्पिरेशन होगा, ईस्ट में जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस पायरुवेट को तोड़ेंगे और बनाएंगे इथेनॉल। इथेनॉल प्लस, इसको इरेज कर दे रहे हैं, CO2 प्लस एनर्जी। यहाँ पे 3 चीजें बन रही हैं, पहला इथेनॉल है, दूसरा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और तीसरा बन रही है एनर्जी। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तो एनर्जी बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पे ये इथेनॉल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन 2 कार्बन मॉलिक्यूल। आप देखेंगे कि जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट था उसको हम लोगों ने 2 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा। अगर आप उसे एकदम सिंप्लीफाई जितना ज्यादा तोड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नहीं तोड़ा जा रहा है, 3 से 2 लाया जा रहा है, तो बहुत ही कम तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कम एनर्जी बनती है। अब दूसरा प्रोसेस जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स कंडीशनल। अगर हम बहुत ही कोई क्रिटिकल प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बहुत दिनों बाद दौड़ रहे हैं, तो वहां पे हमें वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमें रिस्पिरेशन करना पड़ेगा। और इस रेस्पिरेशन में बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। आप यहाँ पे देखेंगे जो लैक्टिक एसिड है ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था एंड ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सा ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से एनर्जी बन रही है। अगर जितना ज्यादा आप सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे उतनी ही एनर्जी बनेगी। अब तीसरा कंडीशन दिया गया है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैंने आपको बताया अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो हमारे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा और वहां पे एनर्जी बनेगी। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। एयरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। एयरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ब्रेक डाउन होता है और बनता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। तो ये हमारा एयरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन तीनों के तीनों है, एनर्जी इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी और इसमें भी बनेगी। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल नहीं बचा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे एयरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्यों बनती है सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एकदम फाइनल ब्रेक डाउन हो रहा है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी बन रही है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है हमारे सेल्स में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो ऑक्सीजन जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए एयरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही जरूरी है ये आता कहाँ से। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन में इतना इम्पोर्टेंट है आखिर वो आता कहाँ से है। तो ये ब्रीदिंग के प्रोसेस से आता है। अब ब्रीदिंग कहाँ से, इसका पैसेज क्या होता है, किस रास्ते से हमारा ऑक्सीजन एंटर करता है और किस रास्ते से हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये पैसेज पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। और इससे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि आपने जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको देखा होगा तो आप पाए होंगे कि उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व रहता है पानी में,
हमारे यहाँ जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व रहते हैं। तो अगर वो इंटेक करेंगे एक बार, अगर वो एक बार इंटेक करेंगे तो उनको बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। तो उनको चाहिए तो ढेर सारा, लेकिन मिल थोड़ा थोड़ा रहा है, तो एक बार इनहेल करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, इसलिए वो बार बार जल्दी जल्दी से इनहेल करते हैं, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके। तो इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। अब पढ़ लेते हैं ब्रीदिंग। आखिर ब्रीदिंग कैसे होती है और इस ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो कहाँ जाता है और कैसे यह हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो ये पहले आपको जान लेना है कि मैंने बताया था आपको कि हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनके पास एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स एक मेन ऑर्गन है। अब इसी लंग से हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे लंग्स में एयर को इंटर करने से पहले ये किन किन पैसेजेस से पास होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर करता है। नॉस्ट्रिल क्या होती है, जो हमारी एक्सटर्नल नेरीज होती है, जो हमारा नाक है, इसके साइड साइड में जो 2 होल्स हैं, एक्सटर्नल नेरीज जो है, ये होता है हमारा नॉस्ट्रिल। यहाँ से हम इनहेल करते हैं, एयर जो है वो अंदर जाता है। हम पूरे एयर को अंदर लेते हैं, केवल ऑक्सीजन को नहीं अंदर लेते हैं, पूरे एयर को अंदर लेंगे। तो ये हमारे फेरिंग्स फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद ये जाएगा हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स से होता हुआ ये हमारे जाएगा विंड पाइप में। ये हमारे जाएगा विंड पाइप में, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ये हमारा विंड पाइप है। अब आप देखेंगे ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनियस, यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं। तो इन रिंग्स का काम क्या होता है, ऐसे बहुत बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो रिंग होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग होती है हमारे ट्रैकिया के ऊपर, उनका फंक्शन क्या होता है। क्योंकि हमारे ट्रैकिया में एयर को एंटर करना है, तो अगर ये रिंग्स नहीं होंगी तो जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स पकड़ जाएगा, तो हमारा विंड का पैसेज कोलैप्स कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी मोटा सा यहाँ पे सराउंडिंग बना दे, तो जो हवा है यहाँ पे इंटर करेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ये ना होता तो हो सकता है हमारा ट्रैकिया फट जाता। तो ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है। तो ये हमारा सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग पाया जाता है। ये क्या है, कार्टिलेजिनियस रिंग। कार्टिलेजिनियस रिंग ये हमारे ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। अब जो हमारा एयर इस विंड पाइप से होते हुए आया, अब ये हमारे एंटर करेगा लंग्स में। लंग्स की जो ये बड़ी वाली पाइप है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स। ये पतली पतली वाली ब्रोंक्यूल्स है। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये वाली पाइप है, ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाती हैं एल्यूविलर डक्ट में। एल्यूविलर डक्ट में। अब एल्यूविलर डक्ट के बाद हमारा आता है एल्वेलाई। एल्वेलाई ये एल्वेलाई क्या है, बलून शेप स्ट्रक्चर है। गुम्मारे की तरह स्ट्रक्चर है, गुम्मारे की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के एंडिंग में। इसका काम क्या होता है, ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। एंड ये जो एल्वेलाई होता है, ये हाईली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स से। यानी कि इस एल्वेलाई के पास ढेर सारी ब्लड वेसल्स पास होती हैं। ब्लड वेसल्स है तो ब्लड होगा। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है और इसे लेके जाता है सेल्स तक। तो हमारा जो एल्वेलाई का फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन। गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन हमारा एल्वेलाई करता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा एल्वेलाई है, अगर हम अपने
एक ह्यूमन बॉडी के एल्वेलाई को फैला दें तो ये कम से कम 80 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर लेगा। 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, यानी कि हमारी सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के रखता है, जिससे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका एक फाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये लेट कर लेते हैं एल्वेलाई है, ये हमारा ब्लड वेसल है और ये हमारा ब्लड वेसल यहाँ से पास हो रहा है। तो ब्लड वेसल बाद में आके फर्दर डिवाइड हो जाता है। फर्दर डिवाइड आप जानते होंगे जो ब्लड वेसल होते हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ये हम अभी ट्रांसपोर्टेशन वाले लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, तो पहले आपको जान लेना होगा ये कैपिलरीज है। आप आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कैपिलरीज जो होती है वो एकदम पतली पतली वाली ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हमारा एल्वेलाई में क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच एयर है। एयर है, हम लोगों ने एयर को इनहेल करा, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा O2 प्रेजेंट है। हमारा ब्लड क्या करेगा, इस O2 को ले लेगा, इस O2 को ले लेगा और यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स में पता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये हमारा जो ब्लड है, ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है, ये हमारे ऑक्सीजन को लेकर के आएगा हमारे इन सेल्स तक, ये यहाँ पे आएगा इन सेल्स तक। अब यहाँ पे हमको हमारे सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ले लेंगी ऑक्सीजन। अब मैंने बताया था जो एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बनता क्या क्या है, CO2 बनता है, H2O बनता है, वाटर एंड एनर्जी बनती है। एयरोबिक रेस्पिरेशन में ये 3 चीजें बनती हैं, जिसमें से जो हमारा एनर्जी है वो यूजफुल मटेरियल है, CO2 वेस्ट मटेरियल है, एंड जो हमारा वाटर है वो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो यूजफुल है, वरना ये भी वेस्ट मटेरियल ही है। अब हमें यहाँ पर CO2 को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हम लोगों ने ले लिया, हमें यहाँ पे CO2 बना है, CO2 प्रेजेंट है, इसको निकालना है बाहर। तो हम क्या करेंगे, इस CO2 को इस ब्लड में फिर से रिलीज कर देंगे और ये ब्लड हमारा अगेन जब यहाँ पर आएगा एल्वेलाई के पास, देन ये हमारा CO2 आ जाएगा हमारे एल्वेलर सैक में। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में हमारा जब CO2 आ जाएगा, उसके बाद हम उसे एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेल आउट कर देंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है वो हमारे इंसहेलेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। तो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वो जो एयर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है। अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो रही है और कैसे हमारे सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये जानना है कि आखिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, लंग्स के नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, यहाँ पे एक लेयर है, मसल्स की लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम, ये डायाफ्राम एक लेयर है, ये हमारे चेस्ट कैविटी के लोअर पार्ट में पाया जाता है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेंगे तो ये जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये हमारा जो डायाफ्राम क्या है, डोम्ड शेप है, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि ये चपटा हो जाएगा। जब चपटा हो गया तो जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद हम एयर को एक्सहेल आउट करेंगे, एक्सहेल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा डायाफ्राम फिर से क्या होगा, उसी डोम शेप में आ जाएगा। अगर ये डोम शेप में आ रहा है तो ये हमारे लंग्स को पुश करेगा कि हम एयर को बाहर निकाल दें। एक तो ये डायाफ्राम की मदद से हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कर पाते हैं। दूसरा जो हमारा रिब्स है, जो हमारी पसलियां हैं, आप यहाँ देखेंगे जो हमारा रिब्स है इन्हीं इन लंग्स के ऊपर पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो पतले लोग होते हैं, उनका आप देखेंगे तो चेस्ट कैविटी में आपको कुछ हड्डियां दिखाई देंगी जिसे बोलते हैं रिब्स। तो ये रिब्स क्या करती हैं, जब हमारे लंग्स में एयर एंटर करता है तो ये रिब्स क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है, उठ जाती हैं। अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन करें तो हमारा रिब्स क्या है, उठ जा रहा है, अपवर्ड मूव यहाँ पे लिफ्ट कर रहा है। डायाफ्राम क्या हो रहा है, फ्लैटेंड हो जा रहा है। अगर डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एयर आ जाएगा। अगर डायफ्राम फिर से क्या डोम शेप हो गया, एयर ऊपर निकलेगा, लंग से एक्सहेल आउट हो जाएगा और रिब्स क्या होंगी, अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसा बोर्ड से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायाफ्राम और हमारे रिब्स का सिचुएशन क्या होता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे डायाफ्राम और रिब्स का सिचुएशन क्या होता है। तो ये हम लोगों ने आज पूरा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म
डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं आपसे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को क्लियर करेंगे, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और क्रिएशन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।